Welcome to Quality Coaching Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Feroz Shah and we are going to discuss the physics MCQs of Sunday test QCA. पहला क्वेश्चन जो फिज़िक्स का है 123। क्वेश्चन नंबर 123 का आइडिया है कि फ़र्ज़ करें 4 सिस्टम्स हैं, 4 सब्सटेंसेस हैं। ये एक सब्सटेंस है, ये दूसरा सब्सटेंस है, ये तीसरा सब्सटेंस है या सिस्टम है, और ये एक और सब्सटेंस है। इन सब को सेम हीट मिला है। इसको भी क्यू मिला, इसको भी क्यू मिला, इसको भी क्यू मिला और इसको भी क्यू मिला। जबकि यहाँ पर 4 ग्राम मौजूद हैं और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर है 3 ग्राम मौजूद है पहले नंबर में, पहले ऑप्शन में, और इसमें चेंज इन टेम्परेचर 10 केल्विन है। जो दूसरा ऑप्शन है उसमें 6 ग्राम मौजूद हैं और चेंज इन टेम्परेचर 15 केल्विन है। जो तीसरा ऑप्शन मौजूद है उसमें 8 ग्राम मौजूद है और चेंज इन टेम्परेचर 4 केल्विन है। जबकि जो डी ऑप्शन है इसमें 4 ग्राम मौजूद है और 4 केल्विन का चेंज आया है। आपसे कह रहे हैं कि कहाँ पर स्पेसिफिक हीट जो है वो ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट होगा। हमें बताना है ग्रेटेस्ट स्पेसिफिक हीट। तो आप जानते हैं स्पेसिफिक हीट का फार्मूला होता है हीट डिवाइड बाय मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है। इन्होंने कहा है कि हीट सारे सब्सटेंसेस के लिए क्या है, सेम है। तो इट मीन कि हीट स्पेसिफिक हीट का जो फैसला है वो ये प्रोडक्ट ऑफ मास एंड चेंज इन टेम्परेचर, इन दोनों का प्रोडक्ट करेगा। अगर ये प्रोडक्ट सबसे कम होगा तो वहाँ पर स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है कि हर ऑप्शन का ये मल्टीप्लाई करो। 3 10s are 30 और 6 15s are 90 और 8 4s are 32 एंड 4 4s are, तो इसका प्रोडक्ट सबसे कम आ रहा है, लिहाजा इस केस में स्पेसिफिक हीट सबसे, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी ठीक होगा डियर स्टूडेंट्स। 124 हमारा क्वेश्चन नंबर 124 है और 124 कहता है कि द रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV और CP का जो रेशो है वो क्या होगा। तो आप सब जानते होंगे कि फॉर अ सिस्टम CP इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन CV। CP CV से ज़्यादा होता है और इसका सबूत क्या है? CP माइनस CV किसके बराबर होता है? गैस कांस्टेंट, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, और जब भी किसी डिफरेंस के आंसर में पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो समझ जाइएगा कि डिफरेंस का पहला नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है या कम है। सो CP विल बी ग्रेटर देन CV, वरना पॉजिटिव आंसर इनके डिफरेंस से ना आता। अच्छा, जब नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है, ऊपर वाली वैल्यू कम है, तो कम बाय ज़्यादा इज़ ऑलवेज लेस देन 1 और करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। 125 पे हमारी बात हो रही है। विच प्रोसेस इज फॉरबिडन फॉर फर्स्ट लॉ? कीप इन योर माइंड, फर्स्ट लॉ इज अ जनरल लॉ। फर्स्ट लॉ इज अ जनरल लॉ and it is also called the law of nature. It is also called the law of nature. It is formulated or derived from law of conservation of energy. और जनरल लॉ वो होता है जो किसी सिचुएशन में कहीं पर भी फेल नहीं होता या कोई भी प्रोसेस को ये फॉरबिड नहीं करता। सो फर्स्ट लॉ कौन से प्रोसेस को फॉरबिड कर रहा है? आप कहेंगे नन ऑफ दीज। ये जनरल लॉ है और जनरल लॉ किसी भी प्रोसेस को बैन नहीं करता कि यहाँ मेरी बात सही होगी और यहाँ मेरी बात गलत होगी। ये बात गलत है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट हर प्रोसेस में हर जगह वैलिड है और किसी भी प्रोसेस को ये इनवैलिड नहीं करता, बिकॉज इट इज़ अ जनरल लॉ ऑफ नेचर। नाउ लेट मी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 126 और 126 क्या कह रहा है? 100 जॉल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड आइसोथर्मली। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज कि एक सिस्टम है, इसने हीट एब्जॉर्ब किया है 100 जॉल्स और शर्त रखी है कि आइसोथर्मली एब्जॉर्ब किया है। और आइसोथर्मली एब्जॉर्ब का मतलब है कि इस एब्जॉर्प्शन के दौरान टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं कि अगर एक सिस्टम ने 100 जूल का हीट एब्जॉर्ब किया, आइसोथर्मल किया, तो बताएं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी। तो आप कहें सर
टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब है कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, और हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर डायरेक्टली है, लिहाजा हम कहेंगे कि जैसी इंटरनल एनर्जी वैसा टेम्परेचर, या जैसा टेम्परेचर वैसी इंटरनल एनर्जी। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो है तो इट मीन कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो होगी, और इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है। नाउ I am going to discuss 127 the possible unit of entropy। आप जानते हैं कि एंट्रोपी होता है हीट डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, जानते हो ना, ये चेंज इन टेम्परेचर के बराबर होता है या टेम्परेचर के बराबर, हीट डिवाइड बाय टेम्परेचर डेल्टा क्यू बाई टी, और इसका यूनिट होता है जॉल और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा ऑप्शन बी। 128 पे बात हो रही है। 128 क्या कह रहा है? The energy absorbed as a heat by system for isothermal process is equal to, देखो प्रोसेस है क्या? आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल प्रोसेस में आप जानते हैं कि डेल्टा टी क्या होता है, और डेल्टा टी ज़ीरो का मतलब है कि डेल्टा यू क्या होता है? ज़ीरो। सो देयर फॉर डियर स्टूडेंट्स, आप गौर कीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, लेकिन आइसोथर्मल में डेल्टा यू क्या हो जाता है, लिहाजा हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, और डेल्टा डब्ल्यू का साइन क्या रहा है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव मीन के इट इज़ वर्क बाय सिस्टम, इट इज़ वर्क बाय सिस्टम। तो ऑप्शन क्या ठीक हुआ कि in isothermal process the heat gained by system is always equal to work by system plus delta W mean के work by system, and correct option is option A. Now question number 129, अब 129 डिस्कस करते हैं। A thermodynamic system goes from this and this, दो केसेस हैं, कहते हैं कि केस नंबर 1 में इनिशियल प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V था, और सिस्टम चला गया, प्रेशर डबल हो गया, डबल ऑफ P1 और वॉल्यूम V हो गया। तो बताओ कि केस नंबर 1 में वर्क कितना होगा, जबकि केस नंबर 2 में इन्होंने कहा है कि अगर इनिशियल प्रेशर P हो और वॉल्यूम V हो, और फिर जनाब ये जाकर P ही रहे और ये डबल ऑफ E बन जाए, तो सेकेंड केस का वर्क क्या होगा? इन दोनों केसेस में वर्क क्या होगा? आप कहेंगे सर हम जानते हैं कि वर्क होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, तो पहले में P1 और P2 जो भी हो, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम कितना है बताएं? V से V का मतलब है कि वॉल्यूम में चेंज, तो केस नंबर 1 में चेंज इन वॉल्यूम 0, तो वर्क भी, तो केस नंबर 1 का वर्क 0। केस नंबर 2 में आप कहेंगे सर प्रेशर P और P इनके P लिखेंगे, और चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है 2V माइनस V, 2V माइनस V, फाइनल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम, और 2V माइनस V इज V, तो द वर्क डन विल बी PV। इसका मतलब है कि केस 1 का जो वर्क है वो 0 है, और केस 2 का जो वर्क है वो PV है, एंड करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर मौजूद होगा, ऑप्शन बी। 129 में ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 130 पे बात करने वाला हूँ, और 130 क्या कह रहा है? 130 है कि आफ्टर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये बात याद रखिए कि साइक्लिक प्रोसेस में दो बातें आप हमेशा याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल का चेंज हमेशा ज़ीरो होगा, स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन का चेंज हमेशा ज़ीरो होगा, जबकि वर्क डन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस या वन साइकिल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, बिकॉज वर्क डन हमेशा किसके बराबर होता है? एरिया इन द साइक्लिक प्रोसेस। क्या मतलब है? फ़र्ज़ करो यहाँ पर एक सिस्टम है, आप गौर करें प्लीज़, यहाँ एक सिस्टम है, इनिशियल मुकाम है, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, इंटरनल एनर्जी U है, और एंट्रोपी S है। ये पांचों क्या हैं? ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। क्या है शाबाश? ये स्टेट वेरिएबल्स हैं, और ये स्टेट 1 है। फिर आप प्रोसेस कर रहे हो और आपने सिस्टम को यहाँ तक पहुँचा दिया, और अब ये P1 हो गया, V1 हो गया, T1 हो गया, U1 हो गया, S1, फिर आपने इसको यहाँ तक पहुँचाया, और ये P2 हो गया, V2 हो गया, S2 हो गया, T2 हो गया, U2 हो गया।
अच्छा, फिर आपने इसको यहाँ तक फ़र्ज़ करो पहुँचाया, ये P3, V3, T3, U3, S3, और फिर आपने एक और प्रोसेस करके इसको दोबारा यहाँ पहुँचाया, तो इसके सारे स्टेट वेरिएबल क्या हो गए, जो पहले थे वही दोबारा हो गए। तो इस पूरे साइकिल में स्टेट वेरिएबल में डेल्टा P में क्या है, ज़ीरो, V में चेंज क्या है, ज़ीरो, क्योंकि जहाँ से गए थे वहीं पर। तो स्टेट वेरिएबल में कभी भी साइक्लिक प्रोसेस में चेंज नहीं आता। लेकिन इस साइकिल के अंदर ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, यही एरिया किसके बराबर होता है, वर्क। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर एरिया कभी ज़ीरो नहीं होता, इसलिए वर्क भी कभी ज़ीरो नहीं होता। लेकिन स्टेट वेरिएबल्स हमेशा उसका चेंज साइकिल के बाद क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि सिस्टम जिस स्टेट से गया था उसी स्टेट पर वापस आता है। सो अच्छा, क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट साइकिल के लिए कौन सी बात गलत है। तो आप गौर से देखिए, ऑप्शन ए में है कि डेल्टा यू ज़ीरो, तो यू क्या है, स्टेट वेरिएबल है ना, तो ये तो ठीक है, और ये तो हमसे गलत ऑप्शन मांग रहे हैं, क्या वो बताओ जो गलत है, ये तो ठीक है, ये नहीं बताऊंगा। और बी में है कि एंट्रोपी का चेंज भी ज़ीरो, ये भी ठीक है। और सी में है कि वर्क भी ज़ीरो होगा, तो ये बात गलत है, लिहाजा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इन्होंने मुझसे कहा है कि आप हमें गलत ऑप्शन बताओ कि इसमें गलत बात क्या है। आप समझ गए हैं? ओके, लेट मी प्रोसीड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 131। और 131 हमारे लिए क्या है, 131 कह रहा है अ कर्नाट साइकिल इज बाउंडेड बाय, कर्नाट साइकिल में टोटल 4 प्रोसेसेस हैं, और उम्मीद है आपको याद होंगे। देयर आर 4 प्रोसेसेस। पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर है आइसोथर्मल कॉन्ट्रैक्शन, और फिर है एडियाबेटिक कंट्रैक्शन। ये 4 प्रोसेसेस पर मुश्तमिल हैं। सो इज़ बाउंडेड बाय 2 आइसोथर्म्स एंड 2 एडियाबेट्स। देखो, इसमें 2 आइसोथर्म हैं और 2 एडियाबेट, तो करेक्ट ऑप्शन ए। 132 क्या है, 132 है कि Cp डिवाइडेड बाय Cv फॉर एयर इज, याद रखिए फॉर एयर, for normal air the value of Cp by Cv is equal to 1 point, it is round about 1.42 या 1.4 आसपास है। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 133 पे बात करूँगा। 133 क्या है, द डायमेंशंस ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट का कोई यूनिट नहीं होता। क्यों नहीं होता जानते हैं? मैकेनिकल इक्विवेलेंट का कोई यूनिट नहीं होता। Why it has no unit? Because it is the ratio of heat and work. It is the ratio of heat and वर्क। ये हीट और वर्क का रेशो है, और हीट का भी यूनिट जॉल है और वर्क का भी यूनिट। लिहाजा डियर स्टूडेंट्स, इसका कोई यूनिट नहीं होता, और जिसका यूनिट नहीं होता उसका डायमेंशन भी नहीं होता। तो M0, L0 एंड T0। करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। 134 पे बात करने वाला हूँ। 134 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 134। और इफ़ द टेम्परेचर ऑफ हीट सिंक डिक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ कर्नाट इंजन। एफिशिएंसी याद रखिए, चाहे मैं सिर्फ इंजन लिखता हूँ, रियल हीट इंजन हो या कर्नाट इंजन हो। कर्नाट आइडियल और रियल दोनों में फ़र्क है। आइडियल मीन जो हम थ्योरी में डिस्कस करते हैं, रियल मीन जो प्रैक्टिकल लाइफ में मौजूद है, कंस्ट्रक्ट हो जाए जो। एफिशिएंसी जो है, 3 बातें याद रखिए, 3। पहली बात यह है कि इट इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यानी T1। जब T1 बढ़ता है तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है, चाहे रियल हीट इंजन हो चाहे आइडियल कर्नाट हो। और ये डिक्रीज होती है, डिक्रीजेज विथ सिंक टेम्परेचर T2। सिंक टेम्परेचर T2 के साथ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज होता है उसके साथ। अगर T2 बढ़ता है तो ये कम होती है। और याद रखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इन्वर्सली है, गलत कह रहा हूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली टू रेशो ऑफ T2 एंड T1। T2 बाई T1 के साथ इन्वर्सली है। अगर इन दोनों का रेशो ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगी, अगर इन दोनों का रेशो कम से कम होगा तो एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा। ये 3 बातें एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन के लिए है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा 134 क्या कहता है। अगर टेम्परेचर ऑफ सिंक डिक्रीज, यानी अगर हम
T2 को क्या करें, कम कर दें। अगर हम T2 को क्या करें तो देखो डिक्रीज का मतलब अपोजिट रिजल्ट, डिक्रीज का मतलब अपोजिट। जब आपने T2 कम किया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इंक्रीजेज, ऑप्शन ए ठीक है डियर स्टूडेंट्स। 135 पे हमारी बात हो रही है। Ice contained in a beaker starts melting. During this process, temperature of ice plus water. ये एक बीकर है और इसमें आइस पीसेस पड़े हैं और अचानक इस आइस पीस ने मेल्ट होना शुरू कर दिया। तो बताओ कि ड्यूरिंग दिस मेल्टिंग इस सिस्टम का, इसमें पानी और आइस का कंबाइंड टेम्परेचर पर क्या असर होगा। मेल्टिंग ऑफ आइस से टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वाई, व्हाट्स द रीज़न। जब भी मैटर अपना स्टेट चेंज करता है उस टाइम टेम्परेचर चेंज, जब आइस वाटर में या वाटर आइस में या वाटर वेपर्स में या वेपर वाटर में बदलते हैं उस दौरान टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो किसी भी स्टेट चेंज के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो इस वक्त आइस मेल्ट हो रहा है यानी स्टेट चेंज हो रहा है और स्टेट चेंज के दौरान लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है आप जानते हैं, और इस दौरान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज, ये कौन सा क्वेश्चन है 135, इसमें रिमेन्स कांस्टेंट सी ठीक है। अब 136 पे बात करने वाला हूँ। 136 क्वेश्चन नंबर 136। 136 क्या है, 136 में है माय डियर स्टूडेंट्स, हीटिंग ऑफ वाटर अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज एन, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबैरिक है। क्यों, रीज़न सब बता सकते हो। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, सही है, और हम इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं। तो आप कहें सर हमारे हीट देने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई फ़र्क, जब भी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वाटर हीट करते हैं तो हमारा वाटर को हीट देना ये क्या है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता और जिस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट हो दैट प्रोसेस इज आइसोबैरिक। 137 और 137 क्या है, फॉर एन आइडियल गैस द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज लार्जर देन दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है जनाब, कहते हैं कि ये है एक सिस्टम, ये है वही सिस्टम, सेम सिस्टम है दोनों जगहों पर। अगर आप एक ही सिस्टम का सीपी मालूम करो और उसी सिस्टम का सीवी मालूम करो तो ये हमेशा ज़्यादा आता है, समझते हैं ना, सीपी हमेशा ज़्यादा आता है। तो ये कहा गया है कि ये क्यों ज़्यादा आता है, तो भाई सीधी सी बात है, शाबाश। ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम पर बाहर से क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। जब हम इसको हीट देते हैं और आपने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो जब यहाँ पर सीपी के दौरान वॉल्यूम इज़ नॉट कांस्टेंट, मानते हैं ना, वॉल्यूम कहाँ कांस्टेंट होता है, सीवी के दौरान। सीवी के दौरान यहाँ अगर हम इसको हीट देंगे लेकिन हमने वॉल्यूम को क्या रखना है, कांस्टेंट। तो आप कहेंगे सर जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, गौर फरमाइए, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, और चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो वर्क डन क्या होगा। लिहाजा हम बाहर से जो हीट दे रहे हैं वो वर्क में ज़ाया या इस्तेमाल नहीं हो रहा। लिहाजा हमारा हीट टेम्परेचर चेंज करता है और जल्दी एक ख़ास वैल्यू तक पहुंचा देता है। यहाँ पर हमें कम हीट देना होता है, तो इसलिए CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कम होता है, हीट गेन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब हम यहाँ से हीट देते हैं तो यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, जब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो नहीं है तो वर्क डन भी ज़ीरो। लिहाजा हमारा हीट इस एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट क्या करता है,
इसके अगेंस्ट वर्क करता है। और जब हमारा हीट में से ज़्यादातर हिस्सा प्रेशर के अगेंस्ट वर्क करता है तो हमारा हीट टेम्परेचर को आसानी से चेंज, एक पार्टिकुलर चेंज तक हमें हीट की मिकदार क्या प्रोवाइड करनी होगी, ज़्यादा, क्योंकि कुछ मिकदार के से वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर होता है। इस वजह से Cp ज़्यादा होता है और Cv कम। सो वाई Cp इज़ ग्रेटर देन Cv फॉर अ गिवन सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम? बिकॉज ड्यूरिंग Cp सम ऑफ द हीट इज़ यूज्ड इन वर्क अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। आप समझ गए हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या है? 137 में ऑप्शन बी सही है। 138 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 138 बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम अंडर दिस कंडीशन द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। बता सकते हो स्पेसिफिक हीट क्या होगा? जानते हो स्पेसिफिक हीट क्या है? डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। लेकिन स्टेटमेंट को गौर से पढ़े, एक छोटा सा क्लू है वहाँ, डिटेक्ट कर सकते हो। शाबाश, स्टेटमेंट को गौर से देखें। बॉइलिंग वाटर इज चेंजिंग इनटू स्टीम, क्या बदल रहा है? स्टेट बदल रहा है। क्या बदल रहा है? और स्टेट बदलने के दौरान टेम्परेचर चेंज, तो इट मीन के नाउ दिस प्रोसेस ऑफ ये क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये क्या है? स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है ना। लेकिन स्पेसिफिक हीट के दौरान हमने शर्त रखी है कि वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू वेपर, स्टीम या वेपर्स, और स्टेट बदलने की वजह से डेल्टा टी क्या रहेगा? और जब नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ गए हैं? सो करेक्ट आंसर इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट है 139 डियर स्टूडेंट्स। 139 कहता है द एरिया इनसाइड अ क्लोज्ड कर्व ऑन पीवी डायग्राम। अभी आपको बताया अगर ये V हो और ये P हो तो इसके दौरान कोई भी ग्राफ बन जाए तो इस ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स वर्क डन, तो इसका आंसर है वर्क डन। नेक्स्ट है 140 और 140 क्या कहता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। आपको पता है द चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय टी। ये फार्मूला देख रहे हो? अच्छा, मुझे बताएं एंट्रोपी आपको क्या रखनी है? जल्दी जल्दी बता दें, कितना आसान है। आपने एंट्रोपी को कांस्टेंट, एंट्रोपी की कांस्टेंटेंसी के लिए ये ज़रूरी है कि डेल्टा एस क्या हो। शाबाश, डेल्टा एस क्या हो? जब एंट्रोपी कांस्टेंट रखना चाहते हो तो डेल्टा एस क्या होना चाहिएगा? डेल्टा एस जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। और डेल्टा एस जब ज़ीरो होगा तो कब होगा? इक्वेशन क्या बताएगा? जब डेल्टा क्यू क्या हो, और जब डेल्टा क्यू ज़ीरो होगा तो प्रोसेस क्या होगा? एडियाबेटिक। मेरी बात समझ गए हो? सो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। और हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा होगा? 140 का माय डियर स्टूडेंट ए होगा। 141 नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो याद रखिए जनाब, ईच एंड एवरी सडन प्रोसेस इज एडियाबेटिक। हर वो प्रोसेस जो स्लोली नहीं होता, जो धीरे धीरे नहीं होता, जो एट वंस हो, पलक झपकते जो प्रोसेस हो जाए, दैट इज क्यों? वाई रैपिड प्रोसेसेस आर एडियाबेटिक? क्योंकि एडियाबेटिक में शर्त है कि एनवायरनमेंट में ना हीट जाए ना। अब जब प्रोसेस स्लोली होगा तो एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और या वो इससे हीट ले लेता है या दे देता है। लेकिन जब प्रोसेस फ़ौरन हो जाए तो एनवायरनमेंट को इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता, और ना हीट लॉस हो सकता है ना हीट। तो ईच एंड एवरी रैपिड प्रोसेस इज एडियाबेटिक डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। रैपिड एस्केप आगे नहीं पढ़ रहा, रैपिड है तो इट मीन कि इट इज एडियाबेटिक। सेकेंड ऑप्शन रैपिड एक्सपेंशन एडियाबेटिक। कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, क्या ये रैपिडली होता है? क्या पानी आप रेफ्रिजरेटर में कटोरा या पानी रखते हो ग्लास में तो अभी रखा और अभी 1 सेकंड में वो बर्फ़ बन जाता है? नहीं। सुबह रखते हो 3-4 घंटे बाद वो बर्फ़ होना शुरू होता है, तो वो स्लोली प्रोसेस है और वो एडियाबेटिक। तो इट मीन करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्या है? बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर है। 142 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ गैस इट्स टेम्परेचर। अच्छा जनाब बताएं, आसान है ना? ये है सिस्टम, ऐसे देखो, ऐसे एवलुएट करते हैं, खुद ही बताता है सिस्टम के मेरे साथ ये हो रहा है। कह रहा है कि इसको क्या करे? कंट्रैक्ट करे। क्या करे? जब ये कंट्रैक्ट होगा, गौर से देखिएगा, कंट्रैक्ट पिस्टन नीचे आएगा ना, तो दुनिया जानती है कि एक्सपेंशन से क्या पैदा होता है, और कूलिंग मीन के टेम्परेचर क्या होगा?
तो इसका अपोजिट क्या है, कंट्रैक्शन है ना। तो कंट्रैक्शन से क्या पैदा होगा, हीटिंग, और हीटिंग से टेम्परेचर क्या होगा। अब एक मजे की बात, जब आपने पिस्टन को नीचे ले आए तो यहाँ पर हीटिंग पैदा हुआ, और हीटिंग से यहाँ टेम्परेचर बढ़ेगा, सिर्फ एक केस में नहीं बढ़ेगा, अगर जो हीट पैदा हुआ इसको बाहर जाने की आप इजाज़त दे दो। कंट्रैक्शन से हीट पैदा कर दिया और इजाज़त दे दिया कि बाहर जा सकते हो, तो हीट पैदा हुआ बाहर चला गया तो टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं आया। ये कमरा सिस्टम है, अचानक ये छत कंट्रैक्ट हो गया, इधर हीट पैदा हुआ और हमने दरवाज़ा खोल दिया और सारा हीट बाहर चला गया तो टेम्परेचर पे फ़र्क। लेकिन अगर आपने एडियाबेटिक कहा, एडियाबेटिक मीन के हीट ना अंदर आ सकता है ना बाहर, तो फिर तो जो हीट कंट्रैक्शन से पैदा होगा वो सिस्टम में रहेगा, और जो सिस्टम में रहेगा वो टेम्परेचर को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इट मीन के टेम्परेचर क्या होगा जनाब, राइजेज। और ऑप्शन में है डी, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143। 143 क्या है वो भी देखिएगा। वन 143 है, और डियर स्टूडेंट 143 इज द फर्स्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व इन कार्नाट साइकिल। अभी लिखा था उधर आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कार्नाट साइकिल में पहला प्रोसेस कौन सा था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। 144 में है डियर स्टूडेंट्स, इन अ गिवन प्रोसेस इन आइडियल गैस वर्क जीरो है। एक आइडियल गैस के प्रोसेस में वर्क डन जीरो है, ठीक है। एंड हीट इज लॉस्ट, और हीट भी क्या हो रहा है, लॉस्ट हो रहा है। तो बताए कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन ठीक है। एक मिनट, एक ऑप्शन चेक कर। द टेम्परेचर विल डिक्रीजेस, ऑप्शन ए में है कि टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जनाब बहुत आसान सी बात है, हीट लॉस मीन के हीट बाहर जा रहा है, और वर्क ज़ीरो है। वर्क ज़ीरो का मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम क्या है, क्योंकि आपने पढ़ा ना कि वर्क चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। वर्क ज़ीरो तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो तो वॉल्यूम क्या है, और वॉल्यूम कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ना एक्सपेंशन ना कंट्रैक्शन, ठीक देखा ना। अगर इस कमरे का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इट मीन के ना एक्सपेंशन और ना कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन होता तो कूलिंग अंदर पैदा होता, कंट्रैक्शन होता तो हीटिंग पैदा होता। तो मुझे ऐसे कहें कि सर वर्क ज़ीरो तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो, वॉल्यूम कांस्टेंट तो नो एक्सपेंशन नो कंट्रैक्शन। नो एक्सपेंशन नो कंट्रैक्शन मीन के अंदर ना कूलिंग पैदा होगा और ना, अब ठीक है, वॉल्यूम की तरफ से या चेंज इन वॉल्यूम की तरफ से कूलिंग या हीटिंग नहीं पैदा हो रहा। अब टेम्परेचर की कमी बेशी का फैसला कौन करेगा, हीट करेगा। अगर बाहर से हीट आया तो हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ा, और अगर बाहर हीट चला गया तो टेम्परेचर, आप समझ गए। डू यू नो कि चेंज इन टेम्परेचर के कितने सोर्सेज हैं, हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर टू चेंज टेम्परेचर। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात करती हैं, बोले शाबाश, कौन कौन से हैं। हाँ गुड, आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक सिर्फ आपसे गलत हो गया। देयर आर 3 मोड ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन प्रेशर से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हो, मानते हैं ना, क्योंकि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली रिलेटेड। अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और प्रेशर आपने ज़्यादा किया तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। दूसरा है चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम कम होगा तो हीट पैदा होगा, हीट टेम्परेचर बढ़ा सकता है। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कूलिंग पैदा होगा, कूलिंग टेम्परेचर कम करेगा। और दूसरी बात यह है कि हीट लॉस या हीट गेन, या हीट लॉस या हीट गेन। इस क्वेश्चन में डेल्टा वी से तो आपने इसको ज़ीरो कर दिया, प्रेशर का तो जिक्र ही नहीं किया। जब प्रेशर का जिक्र ही नहीं है, ये स्टॉप हो गया, तो अब ये फैसला करेगा। अगर हीट लॉस हो गया तो टेम्परेचर कम, और अगर हीट गेन हो गया तो टेम्परेचर। इट मीन के इस केस में टेम्परेचर डिक्रीजेज, ये ऑप्शन बिल्कुल आप समझ गए हैं ना, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 145 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। फॉर विच कम्बिनेशन ऑफ वर्किंग टेम्परेचर द एफिशिएंसी ऑफ कार्नाट इंजन इज हाईएस्ट। बताओ कि किस केस में एफिशिएंसी हाईएस्ट होगी, किस तरह सॉल्व करोगे। इधर मैंने अभी आपके लिए 3 एरोज लिखे, देखो अभी तक यहाँ पर लिखे हुए रेशो के साथ इन्वर्सली है। क्या है, तो आपको एफिशिएंसी क्या चाहिए, हाईएस्ट। तो आप क्या करोगे, इधर देखिए T2/T1 ये रेशो मालूम करो। जहाँ पर ये रेशो सब से कम आ जाए वहाँ पर एफिशिएंसी क्या होगी, हाईएस्ट। तो अब ऑप्शन ए में देखें, ऑप्शन ए में है माय डियर स्टूडेंट्स,
80/100, T2 80 है, T1 100 है। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में 60/80, ऑप्शन सी में है 20/40 और ऑप्शन डी में है 40/60। आप चेक करें, 80/100 इज 0.8, 60/80 इज 0.7 और 20/40 इज 0.5 और 40/60 इज 0.6। तो इट मीन कि ये सबसे, और ये जो सबसे कम है इस पर एफिशिएंसी सबसे, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, और 146 है हमारे पास। 146 किधर गया? इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट इट हैज नो रिलेशन, इसका कोई रिलेशन नहीं है विथ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी। 147, और 147 जो है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पाथ डिफरेंस इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। याद रखिए पाथ डिफरेंस के पूरे ऑप्टिक्स में 4 फार्मूले हैं। देयर आर 4 इक्वेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। एक है डी साइन थीटा, एक है 2d साइन थीटा, एक है d/2 साइन थीटा और एक है डियर स्टूडेंट एक और d डैश साइन थीटा। आप d डैश कह सकते हो, d कह सकते हो, ये 2 सिमिलर हैं। तो d साइन थीटा ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में है, 2d साइन थीटा ये एक्स-रे डायफ्रैक्शन में है और d/2 साइन थीटा ये सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में है, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में है और d डैश साइन थीटा या d साइन थीटा ये ग्रेटिंग में भी है। तो ग्रेटिंग और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पाथ डिफरेंस का फार्मूला बिल्कुल सेम है। ये क्या है, कैसे प्रूफ होता है? तो आई थिंक इसके लिए आपको टॉपिक पूरा स्टडी करना होगा और मैं श्योर हूँ 90% कि ऑप्टिक्स आपने पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसे लगता है, या आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, आपने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। तो टॉपिक पढ़े बगैर अगर आप MCQs याद करना चाहते हो तो ये चंद शॉर्ट फॉर्म्स है जो आपको याद रखने होंगे। करेक्ट आंसर इस वक्त क्या है? डी साइन थीटा। द करेक्ट ऑप्शन इज डी साइन थीटा डियर स्टूडेंट्स। और 147 में डी साइन थीटा ऑप्शन ए सही है। 148 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। We consider a thermodynamic system if delta U represents change in energy and W the work done. Which of the following statement is true? अच्छा dear students, ये कहते हैं if delta U represents change in energy and work done, which of the following is? Delta U is minus W. ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखिए इसके साथ आइसोथर्मल लिखा है, ये आसान है, ऑप्शन में थोड़ी सी गलती है, आप ठीक कर लेना। डेल्टा यू इज माइनस डब्ल्यू आइसोथर्मल, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और लिखा है क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस। और ऑप्शन सी है डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू और ये है फिर आइसोथर्मल। समझ रहे हैं? आइसोथर्मल। और डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसके साथ एडियाबेटिक लिखा, लेकिन ये आप आइसोकोरिक कर दें प्लीज, इस ऑप्शन को आइसोकोरिक कर दें, ये आइसोकोरिक प्रोसेस। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, मतलब क्या है इस क्वेश्चन का। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई प्रोसेस एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबेरिक है या एडियाबेटिक जो भी है? 4 नाम है ना, चारों नाम आपको पता है। एडियाबेटिक की पहचान क्या होगी? हर वो प्रोसेस एडियाबेटिक होगा जिसमें डेल्टा क्यू एब्सेंट हो, जिसमें डेल्टा क्यू, जिस मैथमेटिकल फॉर्म में डेल्टा क्यू नजर ना आए, समझ जाना वो एडियाबेटिक है। और हर वो प्रोसेस आइसोकोरिक होगा जिसमें वर्क एब्सेंट हो, वर्क एब्सेंट हो, मैथमेटिकल फॉर्म में वर्क नजर नहीं आ रहा, द प्रोसेस आइसोकोरिक। हर वो प्रोसेस आइसोथर्मल होगा जिसमें डेल्टा यू एब्सेंट हो, वो आइसोथर्मल होगा। और हर वो प्रोसेस आइसोबेरिक होगा जिसमें ऑल प्रेजेंट, तीनों मौजूद हो। क्या हो? तीनों मौजूद मीन के डेल्टा क्यू भी मौजूद हो, डेल्टा यू भी मौजूद हो और वर्क भी मौजूद हो। जब ये तीनों मौजूद हो तो आइसोबेरिक है, जब डेल्टा यू नहीं हो तो आइसोथर्मल है, जब वर्क नहीं है तो फिर आइसोकोरिक है और डेल्टा क्यू नहीं है तो एडियाबेटिक। अब एक एक ऑप्शन, यहाँ पर डेल्टा यू है, सॉरी वर्क है, तो जब वर्क है तो ये आइसोकोरिक मुमकिन
यह ऑप्शन क्या, इसको आइसोकोरिक कर दे प्लीज, यह ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा यहाँ पर डेल्टा यू नजर आ रहा है, जब डेल्टा यू एब्सेंट नहीं है तो ये आइसोथर्मल, तो ये भी गलत। यहाँ डेल्टा यू मौजूद है तो आइसोथर्मल गलत। क्या इसमें डेल्टा क्यू है, तो जब डेल्टा क्यू नहीं है यानी इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इट इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, और माय डियर स्टूडेंट 148 क्या कह रहा है, हो गया 149 प्लीज। 149 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 149 कह रहा है कि इन विच प्रोसेस द PV इंडिकेटर डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। आपसे कह रहे हैं कि कौन से प्रोसेस में, अगर ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस होगा कि ग्राफ बिटवीन P एंड V इज पैरेलल टू वॉल्यूम। तो आप फैसला करें, जब ये वॉल्यूम के साथ पैरेलल है तो इट मीन के प्रेशर क्या है, प्रेशर नहीं बदला, वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस कौन सा होगा, द प्रोसेस मस्ट बी आइसोबैरिक, द प्रोसेस मस्ट बी आइसोबैरिक, प्रोसेस आइसोबैरिक होगा डियर स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, और 150 जो है ये है, if amount of heat given to a system is 35 and the work by the system is 15, what is change in internal energy। डेल्टा Q होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा W। हीट गेन हुआ है 35, प्लस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि गेन हुआ है। डेल्टा यू मैंने बताना है, और इन्होंने खुद कहा कि वर्क डन प्लस 15 है, बाय द सिस्टम है। अब इसको इधर ले आइएगा तो डेल्टा यू इज 35 माइनस 15 मीन्स 20। 151 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और 151 क्या कह रहा है, माय डियर स्टूडेंट इफ एन आइडियल गैस इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगी। अच्छा आइडियल गैस है, सिस्टम के है, और इसको आइसोथर्मली, आपने आइसोथर्मली एक्सपेंड कर दिया है, तो बताओ टेम्परेचर क्या होगा। आप यकीन करें कुछ स्टूडेंट जल्दी में से भी गलत कर लेते हैं, वो आइसोथर्मल को इतना अच्छे तरीके से नहीं देखते जितना वो किस चीज़ को देख लेते हैं, और उनके जहन में है कि एक्सपेंशन से क्या पैदा होता है, कूलिंग, और उनके जहन में है कि कूलिंग से टेम्परेचर क्या होता है, तो जैसे एक्सपेंशन देख के वो कहे टेम्परेचर डिक्रीजेस, लेकिन इतना बड़ा आइसोथर्म नज़र नहीं आता। आइसोथर्म में हमेशा टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, समझ गए हो ना। तो इट मीन जब तक प्रोसेस आइसोथर्मल है, चाहे कंट्रैक्शन है, चाहे एक्सपेंशन है, चाहे कुछ भी है, लेकिन टेम्परेचर विल रिमेन्स कांस्टेंट। आप मेरी बात समझ गए हैं। सो आइसोथर्म मीन्स के एक्सपेंशन कंट्रैक्शन को ना देखो, आइसोथर्म मीन्स के हमने ऐसा स्टेट, ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया है कि चाहे वहाँ एक्सपेंशन हो चाहे कंट्रैक्शन हो, लेकिन हमारी तरफ से टेम्परेचर में चेंज हमने उसका अल्टरनेट बंदोबस्त किया है। क्या किया है, आप बोलें शाबाश, अल्टरनेट बंदोबस्त किया है। आप बोलें इस तरह चलें, नहीं आप बोलें, हाँ कैसे, फॉर एग्जांपल ये कमरा अचानक ये छत पीछे हट गया और एक्सपेंड हो गया तो कूलिंग पैदा होगा ना, जॉल्स थॉम्सन इफेक्ट है। सडन एक्सपेंशन हो गया तो इधर कूलिंग होगा, टेम्परेचर कम। अब अल्टरनेट बंदोबस्त को देखो, मैं इसको आइसोथर्मल करना, इस एक्सपेंशन को आइसोथर्मल बनाना चाहता हूँ। आइसोथर्मल मीन कि एक्सपेंशन होगा लेकिन टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा। मेरे पास तरीका है, अगर एक एक्सपेंशन ने कूलिंग पैदा किया, 10 डिग्री टेम्परेचर कम कर दिया, मैं 10 डिग्री के लिए बाहर से हीट अंदर ले आता हूँ। तो ये है वो अल्टरनेट बंदोबस्त, समझ गए हो, जिसकी वजह से बाहर से हीट अंदर आएगा, तो बाहर से जब हीट आएगा तो वो जितनी कूलिंग पैदा होगी वो ख़त्म हो जाएगी। मेरी बात समझ गए। तो एक्सपेंशन के दौरान भी टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख सकते हैं। एनी हाउ यहाँ कांस्टेंट है 152 डियर स्टूडेंट्स, और जो 152 है वो क्या है, वर्क डन इन थर्मोडायनामिक इज, तो मेरे ख्याल में सबको पता है वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। और 153 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्नोट इंजन है, क्यू हीट एब्जॉर्ब कर रहा है टेम्परेचर टी पर, और T/3 को रिजेक्ट करता है, द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। अच्छा सुने, इधर मैं ले रहा हूँ हीट्स और इधर मैं ले रहा हूँ टेम्परेचर्स। इसने हीट लिया क्यों, किस टेम्परेचर पर लिया, T पर। इसने कितना हीट रिजेक्ट किया, अगर रिजेक्टेड पोर्शन का टेम्परेचर T बाय, दुनिया जानती है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इट मीन के जैसा हीट वैसा। अगर रिजेक्टेड पोर्शन का टेम्परेचर 3 टाइम कम है तो समझ जाना रिजेक्टेड हीट भी, बताएं शाबाश, रिजेक्टेड साइड का जो हीट है वो भी 3 टाइम कम होगा, एंड दैट विल बी Q बाय
3 and the correct option is option 10 क्वेश्चन है 153 और q by 3 ऑप्शन बी सही है। 154 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। The efficiency of Carnot engine is in less than 100। ग्रेटर का सवाल ही नहीं होता, 100 भी नहीं होता, समझ गए हो। याद रखिए एफिशिएंसी ऑफ Carnot engine is equal to maximum क्या है, but it is still less than 100%, and this short statement is called Carnot theorem। It is called, इस शॉर्ट स्टेटमेंट को बोलते हैं Carnot theorem। Carnot ने यही बात तो प्रूफ की है कि जनाब क़यामत आएगी लेकिन हम कभी 100% एफिशिएंसी को हासिल नहीं कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। 155 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और 155 कह रहा है During an adiabatic expansion, the increase in volume is associated with adiabatic expansion। अगर एडियाबेटिक होगा और साथ में क्या होगा, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, देखो मैं इन लफ्ज़ों से ही आपके लिए कुछ खेल के लेते हैं। एक्सपेंशन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सपेंशन से क्या पैदा होगा, कूलिंग पैदा होगा, और कूलिंग से टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब ये कमी दूर हो सकती है अगर आप बाहर से हीट अंदर लाओ, लेकिन एडियाबेटिक मीन के हीट आने जाने पर पाबंदी, नो हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज नहीं होगा। भाई जब हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो जो कमी आई है वो कमी रहेगी। इट मीन के टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा टेम्परेचर डिक्रीज में ऑप्शन पढ़ूंगा, और पहला ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब प्रेशर डिक्रीज हुआ या नहीं, मुझे बताएं शाबाश, प्रेशर डिक्रीज होगा या नहीं। आप कहें सर एक्सपेंशन में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और वॉल्यूम का इजाफा मीन के कोलिजन में कमी आ जाएगी ना, और कोलिजन में कमी आएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, द इंक्रीज इन वॉल्यूम विल डिक्रीज द प्रेशर एज वेल एज एक्सपेंशन काजेस कूलिंग, एंड कूलिंग जो है वो टेम्परेचर को कम कर देगा। मेरी बात समझ गए हो? ओके डियर स्टूडेंट्स, आप समझ गए। सो बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, ऑप्शन ए ज़्यादा बेहतर है। 156 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Carnot इंजन है, 300 कैलोरीज ऑफ हीट ले रहा है 500 केल्विन पर। अगर 150 कैलोरी रिजेक्ट कर रहा है तो सिंक का टेम्परेचर क्या होगा। इधर देखिए प्लीज, इसका उल्टा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हीट है और टेम्परेचर्स है। इधर इस क्वेश्चन में कहा था कि लेने वाला हीट T है, रिजेक्ट वाला हीट बताओ, जबकि लेने वाला टेम्परेचर T है, रिजेक्ट वाला टेम्परेचर T/3। यहाँ कहा कि जनाब लेने वाला हीट 300 है और रिजेक्शन वाला हीट कितना है 150। अगर यहाँ लेने वाला टेम्परेचर जो है वो कितना हो 500 केल्विन, कितना हो 5, तो रिजेक्शन का टेम्परेचर कितना होगा। तो जैसा हीट वैसा टेम्परेचर की बात, इट मीन के 300 से 150 मीन के हीट क्या हुआ है, हाफ हीट पमन्स निम पेज नहीं करा, बिल्कुल हाफ जो है वो ज़ाया हो गया। तो इट मीन के रिजेक्शन का टेम्परेचर भी बिल्कुल हाफ होगा, एंड इट विल बी 250 केल्विन, इट विल बी 250 केल्विन। इसे मैथमेटिकली भी प्रूफ किया जा सकता है, बट द शॉर्ट फॉर्म इज बेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारे लिए है 157। 157 क्या कह रहा है, और 157 है कि करेक्ट रिलेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो बताएं, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, पी इज डायरेक्टली टू बी, बताएं वर्क इज डायरेक्टली टू टी। ये ए ये बी, ए सी कौन सा ठीक है, कहे सर ये इनवर्स है, डायरेक्ट नहीं, और वर्क का टेम्परेचर से कोई रिलेशन नहीं है, तो इट मीन द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 158 नेक्स्ट क्वेश्चन। 158 है विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर अ सिस्टम हैज मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी। तो भाई इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जो टेम्परेचर खुद मैक्सिमम होगा उस पे इंटरनल एनर्जी भी, और गिवन टेम्परेचर्स में -270 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन और 273 केल्विन और -273 केल्विन, कौन सा ज़्यादा है, 273 केल्विन सबसे ज़्यादा है। समझ गए हो ना, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड जितना बनता है। हाँ ठीक है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है, 273 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और गिवन टेम्परेचर्स में 0 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इस वक्त करेक्ट ऑप्शन होगा 273 केल्विन। इस पे इंटरनल एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। 159 डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है,
इन रिवर्स, ये रिवर्सिबल नहीं है, प्लीज इस साइक्लिक कर दें, ये गलत है, आप इसे साइक्लिक कर दें। इन साइक्लिक प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जब आप साइक्लिक प्रोसेस की बात करोगे ना तो एंट्रोपी भी कांस्टेंट हो जाएगी, प्रेशर भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट और टेम्परेचर भी, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम अपनी हालत पे वापस आता है, तो जो वैल्यूज उसके इनिशियल थे वही वैल्यूज उसके फाइनल भी हो जाते हैं। तो एंट्रोपी इज कांस्टेंट इन साइक्लिक प्रोसेस, इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा इन साइक्लिक प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन ए। 160 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। और इफ मूवेबल मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ लैम्डा बाय 2, अच्छा सुने ये भी टेक्निकल क्वेश्चन है। 160 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो यकीन करें मैं इसको जितना भी डिस्कस करूँ आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने ये टॉपिक रीड किया है आप जानते हैं, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक मिरर होता है जिसे मूवेबल बोलते हैं और एक फिक्स्ड मिरर होता है M1। मूवेबल मिरर को अगर जब हम इसे मूव करते हैं तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में एक स्क्रीन होता है और वहाँ पर इमेज बना होता है, और वो इमेज या डार्क होता है और या ब्राइट। अगर हम इस मूवेबल मिरर को मूव नहीं करते तो वो डार्क रहता है या ब्राइट रहता है, लेकिन जब हम इसको मूवमेंट देना शुरू करें तो वहाँ डार्क और ब्राइट आप इसमें बदलते रहते हैं। समझ गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स? जब इस मिरर को हम λ/4 मूव करें तो 1 चेंज आता है। कितना चेंज आता है? 1 चेंज, λ/4, यानी लाइट के वेवलेंथ के 1/4 टाइम इसको मूव करो तो एक चेंज आएगा। एक चेंज का मतलब है डार्क से या ब्राइट बनेगा या ब्राइट से, अगर ये स्क्रीन था और स्क्रीन पर ब्राइट था तो λ/4 के मोशन से ये ब्राइट क्या बन जाएगा? ये डार्क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और अगर ये डार्क था तो ब्राइट, सिर्फ एक चेंज आएगा। अब इन्होंने कहा है, गौर से देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। इन्होंने फर्ज करो स्टार्ट में ब्राइट था, समझ आ गई, और आपने λ/4 मूव किया तो अब क्या है? डार्क। और डार्क पे कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव। डार्क मीन डिस्ट्रक्टिव और ब्राइट मीन कंस्ट्रक्टिव। तो देखो λ/4 पे डिस्ट्रक्टिव है लेकिन कंस्ट्रक्टिव, लेकिन अगर आपने मिरर को मूव किया हो λ/2, क्वेश्चन में λ/2 है, तो λ/2 मीन्स λ/4 प्लस सीधा करना, λ/4 प्लस λ/4 से λ/2, तो एक λ/4 डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवा देगा और दूसरा λ/4 डार्क क्या करेगा? तो ये एक λ/4 ने ब्राइट से डार्क और दूसरे λ/4 ने डार्क से, तो देखो एक λ/4 ने डिस्ट्रक्टिव और दूसरे λ/4 ने, तो जब भी मूवेबल मिरर को λ/2 मूव करो तो समझ जाना कि एक कंस्ट्रक्टिव भी होगा और एक डिस्ट्रक्टिव भी। करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी ठीक है। 161 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 161 जो है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द ब्लू लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट। अच्छा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन पर इमेजेस आ रहे हैं, डार्क और ब्राइट, जानते हो ना, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क और ब्राइट। और इस एक फ्रिंज की जो मोटाई होती है, इस एक इमेज की मोटाई, द विड्थ ऑफ वन इमेज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। और याद रखना फ्रिंज विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है λL/d। ये L और D फिक्स्ड होते हैं, लैम्डा के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब क्वेश्चन ये है कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पहले कौन सा लाइट इस्तेमाल किया? ब्लू। और फिर हमने ब्लू को रिप्लेस किया किस चीज़ से? तो आप जानते हैं कि ब्लू का वेवलेंथ क्या था? कम, लेकिन रेड का वेवलेंथ क्या होता है? तो क्वेश्चन का मतलब है कि हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वेवलेंथ ऑफ लाइट को क्या किया? ज़्यादा। और जब हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट को ज़्यादा किया तो फ्रिंज विड्थ भी या विड्थ ऑफ फ्रिंज भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 161 में होगा इंक्रीजेज, ऑप्शन ए ठीक है। ये साउंड चेक करें ज़रा, ये साउंड चेक करें ज़रा। आवाज़ आ रही है इसमें? थैंक यू। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 162। 162 जो है वो क्या है?
162 है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू स्विच द फ्रिंज फ्रॉम ब्राइट टू डार्क द मिरर शुड बी डिस्प्लेस्ड। अभी आपको बताया माइकलसन इंटरफेरोमीटर में अगर आप चाहते हो कि डार्क से ब्राइट में चले जाओ तो एक चेंज के लिए आपने जो मूवमेंट देना होगा दैट विल बी लैम्डा बाय 4 और ऑप्शन ए सही है, इसमें ए ठीक है। 163 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, When a ray of light enters from denser medium to rare medium, याद रखिए बहुत आसान सी बात आपको बता रहा हूँ, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा जानते हो, दाखो पेज है नहीं, और ये जानते हो जब लाइट मीडियम बदलता है तो फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जिस मीडियम में C की जगह भी लिखते हैं, जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगा उसमें वेवलेंथ भी ज़्यादा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है ना, और जिसमें स्पीड कम तो वेवलेंथ, याद रख के माय डियर स्टूडेंट के डेंसर में स्पीड कम होता है लिहाजा वेवलेंथ भी कम, और रेयर मीडियम हल्के मीडियम में स्पीड क्या होता है ज़्यादा लिहाजा वेवलेंथ भी। तो अब बताओ शाबाश, जब लाइट डेंसर से रेयर में जाता है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। 164 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कम्प्लीटली पोलराइज्ड, तो याद रखें फिर जो है द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड विल बी 90 डिग्री। ये बाउंड्री है, क्या है बाउंड्री। इंसिडेंट रे कितने डायमेंशन में है, 3। जो 3 डायमेंशन में होता है उसे नॉन पोलराइज्ड या अनपोलराइज्ड बोलते हैं। इस तरफ जो जाता है ये रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और इस तरफ जो जाता है ये कौन सा रे है, ये रिफ्रैक्टेड है। माय डियर स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड में 1 डायमेंशन जाए और रिफ्रैक्टेड में 2 डायमेंशन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि रिफ्लेक्टेड में 2 डायमेंशन जाए और इधर टोटल कितने डायमेंशन है, तो 2 इधर 1 इधर या 1 इधर 2 इधर। जब भी ये दोनों रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड 90 डिग्री पर होना तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि रिफ्लेक्टेड 1 डायमेंशन होता है और रिफ्रैक्टेड 2, और 1 डायमेंशन को बोलते हैं कंप्लीट पोलराइज्ड। इसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट पोलराइज्ड। तो क्वेश्चन ये है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीट पोलराइज्ड होगा तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के दरमियान एंगल क्या होगा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होगा। 165 question, when the number of lines given length diffraction grating increases the grating element, तो जनाब ग्रेटिंग एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा कहें डिवाइस है, इसका एक कांस्टेंट है जिसे ग्रेटिंग एलिमेंट बोलते हैं, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस के साथ। तो ये कहते हैं कि अगर ग्रेटिंग इस डिवाइस में हम लाइंस की तादाद ज़्यादा करेंगे तो बताओ ग्रेटिंग एलिमेंट पर क्या असर पड़ेगा, वो कम हो जाएगा क्योंकि दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, डिक्रीजेस। अब ये कैसे इन्वर्सली है तो इसके लिए आपको ये चैप्टर सही बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। 165 हो गया। 166 द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज, याद रखिए स्पीड इन मीडियम लाइट का is equal to speed in vacuum divided by refractive index. तो speed of light in that medium, speed in vacuum क्या है 3 × 10⁸ और refractive index क्या है 3 divided by 1.5 will give you 2 × 10⁸, and the correct option क्या है, correct option is option C dear students। 167 हमारा next question है, the phase difference between any 2 points on a given wave front, याद रखिए wave front पर all points in phase होते हैं, all points in, सारे points phase में होते हैं, तो phase difference कितना हो गया 0 रेडियन या 0 डिग्री, and the correct option is B। 168 है young double slit experiment apparatus is taken from air into water। इधर देखिए ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का स्क्रीन है, ठीक, यहाँ पर इमेजेस बने हैं, तासुकुरी देखो ये मुख्तलिफ इमेजेस है, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। एक इमेज की ये मोटाई फ्रिंज विड्थ कहलाती है, बताया ना। अगर ये एयर में हो और हम ये फुल एपरेटस उठाकर पानी में रखते हैं, अब हमने वही सारा एपरेटस कहाँ रख दिया,
पानी में। तो बताओ ये इमेज का साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? पानी में। एयर से हम यंग का एपरेटस उठाया एयर से, और उसी एपरेटस को सोर्स समेत पानी में रख दिया, तो स्क्रीन पर जो इमेजेस बनेंगे उसका साइज छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा? वही रहेगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, सॉरी छोटा हो जाएगा। क्यों? आप कहें सर एयर जो है वो क्या है? रेयर। और अभी देखो इधर लिखा हुआ है, इत्तेफाक की बात है, रेयर में वेवलेंथ क्या होता है? तो आप कहें सर एयर रेयर है और रेयर में वेवलेंथ क्या था? और थोड़ी देर पहले हमने कहा कि फ्रिंज का जो साइज होता है, इमेज का साइज, फ्रिंज विड्थ, वो वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली है, तो यहाँ इमेज बड़ा होगा। अगर हम एपरेटस को उठाकर पानी में रखेंगे तो पानी एयर से क्या है? डेंसर, और डेंसर में सोर्स ऑफ लाइट का वेवलेंथ क्या हो जाएगा? और जब कम वेवलेंथ आएगा तो अब वही डार्क और ब्राइट होंगे, लेकिन उनका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं? सो इट मीन द फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट है 169। 169 क्या कह रहा है? - 169 है हमारे पास। When light is incident on transparent surface at the polarizing angle, which of the following is completely polarized? याद रखो, पोलराइजिंग एंगल वो स्पेशल एंगल होता है। अगर इस एंगल पर आप लाइट बाउंड्री पर फेंकोगे तो रिफ्लेक्टेड जो है वो 1 डायमेंशन और रिफ्रैक्टेड जो है वो 2 डायमेंशन में होगा। तो कौन सा कंप्लीट पोलराइज होगा? कंप्लीट पोलराइज कौन सा होगा? रिफ्लेक्टेड। समझ गए हो ना? तो कहा कि अगर लाइट को एंगल ऑफ पोलराइजेशन से हमने फेंका हो तो कौन सा एंगल कंप्लीट पोलराइज होगा? रिफ्लेक्टेड वाला। रिफ्लेक्टेड वाला कंप्लीट पोलराइज होगा। 170 है, इफ टॉर्च इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये सामने स्क्रीन है, आप गौर कीजिएगा, ये यंग के एक्सपेरिमेंट के स्लेट्स हैं। यहाँ आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा है। जब आपने इसको ऑन किया तो स्क्रीन पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क और ब्राइट बने। अगर आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट हटा दें और एक आम टॉर्च प्रैक्टिकल लाइफ में वाइट लाइट का टॉर्च यूज करें तो स्क्रीन पर इमेजेस बनेंगे? नहीं बनेंगे? नहीं बने। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इन स्लिट्स से सारे कलर्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। तो यहाँ पर फर्ज करो ब्लू अपना क्या बनाएगा? डार्क। मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ ब्लू का डिस्ट्रक्टिव होगा लेकिन इसी जगह पर रेड का कंस्ट्रक्टिव होगा। मेरी बात समझ गए हो? और ग्रीन का डिस्ट्रक्टिव तो वायलेट का, इस तरह इरेगुलर। तो यहाँ पर कोई पार्टिकुलर इमेज आपको, यानी एक ही जगह पर एक कलर कहेगा मैं डार्क बनाना चाहता हूँ, दूसरा कहेगा मैं ब्राइट बनाना चाहता हूँ, दूसरा आएगा वो कहेगा मैं डार्क बनाऊंगा, तीसरा कहेगा मैं ब्राइट बनाना चाहता हूँ। तो इस वजह से कोई पार्टिकुलर इमेज हमें नहीं नजर आएगा, कोई पैटर्न नहीं बनेगा। यही शर्त है, यही वजह है कि हर ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट में हमेशा मोनोक्रोमेटिक सोर्स इस्तेमाल होता है। मोनोक्रोमेटिक पिक्चर नहीं, सिर्फ यो वेवलेंथ थी, ओनली एक वेवलेंथ हो, वरना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट स्क्रीन पर नमूदार नहीं होंगे और आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो नो फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड। ऑप्शन डी जो है ज्यादा बेस्ट है। 171। अच्छा 171 क्या है? For which of the following colors will the fringe width be minimum in the double slit experiment? Violet। आपने कहा कि fringe width is directly proportional to, तो जिसका वेवलेंथ मिनिमम उसका fringe width भी, और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है, लिहाजा वायलेट पे सबसे छोटे छोटे इमेजेस बनेंगे। 172 dear students। 172 to observe diffraction the size of obstacle। obstacle means slit। याद रखिए for diffraction स्लिट का जो साइज है मस्ट बी स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ वेव या लाइट। स्लिट जो है या ऑब्स्टिकल जो है वो वेवलेंथ से कम होना चाहिए। इधर देखिए प्लीज, ये है स्लिट, ये स्लिट बड़ा है, सामने स्क्रीन है, यहां से आप रे फेंक रहे हो, लेकिन इस रे में जो वेव है वो वेव छोटा है और स्लिट क्या है? शाबाश, स्लिट बड़ा।
तो ये रे सीधा चला जाएगा और इसका वेव किनारों से पंसेगा नहीं। जब पंसेगा नहीं तो बिखरेगा नहीं, जब बिखरेगा नहीं तो डायफ्रैक्शन नहीं होगा, स्प्रेडिंग इज डायफ्रैक्शन, तो सीधा जाएगा। लेकिन अगर आपने स्लिट इसके साइज से छोटा रख दिया और वही रे आ रहा है जिसमें अब वेव, एक वेव का साइज, ये एक वेव का साइज रिप्रेजेंट्स वेवलेंथ, एक वेव बड़ा होगा तो इस वेव के किनारे पंस जाएंगे और इसका सेंटर आगे बढ़ जाएगा, जिससे वेव बेंड हो जाएगा और बेंड हो जाने से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और कोई टुकड़ा इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा और इस तरह लाइट बिखर जाएगा। मेरी बात समझ गए हो? एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड, तो डायफ्रैक्शन के लिए शर्त है कि वेवलेंथ ज्यादा हो और ऑब्स्टिकल या स्लिट क्या हो उसके मुकाबले में छोटा हो। समझ गए हो? फिर डायफ्रैक्शन होगा वर नहीं होगा। सो शुड बी ऑफ द सेम ऑर्डर एज द वेवलेंथ, शुड बी मच लार्जर तो गलत है, हैज नो रिलेशन गलत है, शुड बी एग्जैक्टली 2 टाइम गलत है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? ए है। लेकिन सही ऑप्शन क्या है? स्लिट छोटा होना चाहिए। समझ गए हो ना? एग्जैक्ट साइज से भी हो जाता है, लेकिन जितना छोटा स्लिट होगा उतना परफेक्ट और ज्यादा डायफ्रैक्शन होगा, इंटेंस डायफ्रैक्शन होगा जितना स्लिट छोटा होगा। तो गिवन ऑप्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन ए है, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट आप कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और द स्विम क्वेश्चन दोस्तों 173 by corpuscular theory of light the phenomena which can be explained। corpuscular theory पे जाने न्यूटन ने दिया था और corpuscular theory मीन्स के लाइट के अंदर क्या है? पार्टिकल्स। अच्छा बताएं, मैं आपको इसे बता देता हूं, डायफ्रैक्शन सिर्फ वेव करते हैं, इंटरफेरेंस सिर्फ वेव करते हैं, लेकिन रिफ्रैक्शन पार्टिकल भी करते हैं और वेव भी करते हैं। समझ गए हो ना? सो कार्पस्कुलर थ्योरी में पार्टिकल है। अब इन चारों में पार्टिकल कौन सा प्रोसेस कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कर सकता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पार्टिकल भी करते हैं और वेव भी करते हैं। समझ गए हो ना? लेकिन पोलराइजेशन गलत है, इंटरफेरेंस गलत है, डायफ्रैक्शन वो सिर्फ वेव करते हैं, वो हाइगन वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होते हैं, कार्पस्कुलर थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होते। अच्छा, वेव नेचर ऑफ लाइट वाज एज्यूम्ड बाय हाइगन। याद है दुनिया में सबसे पहले हाइगन था जिसने लाइट के अंदर कौन सा नेचर एज्यूम किया? इसने फर्ज किया था कि इसके अंदर वेव नेचर है, तो हाइगन इसका सही आंसर है। 175 डियर स्टूडेंट्स, और 175 है कि बाय हाइगन वेव थ्योरी लाइट विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। तो देखो वेव थ्योरी से सब एक्सप्लेन हो सकता है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ, लेकिन वेव नेचर से एक्सप्लेन। तो इसका करेक्ट आंसर है दिस वन, क्योंकि वेव नेचर इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता है, डायफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। 176 द लास्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इज शोन बाय। इंटरफेरेंस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। समझ गए हैं? थैंक यू वेरी मच।